लेकिन लड़का जिसे हीरो नहीं जोकर कहा गया, एक अभिनेता जिसकी हर फिल्म फ्लॉप होने पर लोगों ने उस पर करियर दबा लाने की ख्वाहिश छोड़ी। एक सुपरस्टार जिसके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन अगले दिन वो वैनिटी वैन की छत पर खड़ा लोगों के साथ सेल्फी ले रहा था और सब बात आंखों में आंखें डालकर ललकार रहा, जिसने राजनीति में आने से पहले फिल्मों से संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसकी आखिरी फिल्म जननायक की रिलीज को रोक दिया गया। लेकिन समय का चक्कर ऐसा घुमा कि अब यही शख्स तमिलनाडु की सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा और यह मुमकिन है कि जिस जननायक फिल्म को रिलीज के लिए रोका गया था वो अब रिलीज होगी, और जब होगी तो उसके टाइटल कार्ड पर लिखा होगा विजय थालापति सीएम ऑफ तमिलनाडु। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप न्यूज ब्रेक है और इस वीडियो में आपको सुनाएंगे विजय थालापति पूरी कहा। You now had news coming in from Tamil Nadu where Tiki Getty Vijay Pakistan had won for more than 6 and कहानी करीब 60 साल पुरानी है। चेन्नई में घर था। ऐसे चंद्रशेखर उनकी पत्नी शोभा था। तमिल सिनेमा में दोनों संघर्ष कर रहे थे। ऐसे चंद्रशेखर डायरेक्टर बनना चाह रहे थे और शोभा वो बतौर गायिका किस्मत आजमा रही थी। दोनों संघर्ष की चौहद्दी को लाने चुके थे। जीवन समस्याओं से बाहर, लेकिन जल्द ही रोजमर्रा की समस्याओं पर खंडत सी पड़ी। उनके घर एक बेटा हुआ। कैलेंडर में तारीख 22 जून 1974 थी। बेटे का नामकरण हुआ विजय जोसेफ। घर तमिल सिनेमा के माहौल से पका था, सो विजय भी इसी रंग में रंगे। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने कलाकारी दिखाई। एक्टिंग के एवज में उन्होंने पहली कमाई 500 रुपए थी। परिवार खुश था, जीवन पटरी पर आने लगा था, लेकिन तभी विजय की छोटी बहन विद्या की मृत्यु ने परिवार को तोड़ दिया। बहन का मृत्यु शैया पर होना विजय को झंझोर गया। हंसता खेलता बच्चा शांत हो गया, लेकिन समय घाव भर देता है। विजय का हौसला भी समय के साथ लौटा। 18 वर्ष की उम्र में विजय पिता से बोले, मुझे हीरो बनना है। पिता तमिल सिनेमा के डायरेक्टर थे, जानते थे इस रास्ते को विजय जीतना चाहता है। वो सामने है। तमिल में हीरो की पूजा होती जरूर है, लेकिन उस व्यक्ति पूजा तक पहुंचने वाला इंसान चुरिंदा होता है। इसी संघर्ष को तोड़ते हुए पिता ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन विजय की जिद थी हीरो बनना है, मतलब बनना है। पिता ने जिद को स्वीकार लिया और उन्हें सही रास्ता बताने लगे। विजय ने भी अदाकारी पर काम किया। 1992 में उनकी पहली फिल्म आई। दुबला पतला हीरो, उड़ाले बाल, नाक के बराबर मूछ, ऐसा चेहरा जो दूर दूर तक तय पैमाने के मुताबिक हीरो नहीं लगता था, क्योंकि तमिल सिनेमा में हीरो माने कमल हासन और रजनीकांत होते थे, जिनका अपना एक स्टाइल था। लिहाजा विजय आलोचकों की हद पे चढ़ गए। मजाक उड़ाया जाने लगा। विजय को हीरो नहीं जोकर कहा गया। उस वक्त विजय को अपने पिता की बात बार बार याद आती रही, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बाउंस बैक करने का निश्चय किया। कहानी भी बाकी थी। उन्होंने आलोचनाओं से सीखना शुरू किया, समझा कि दर्शकों को आखिर चाहिए क्या, हीरो के किस स्टाइल पर दर्शक फिदा होते हैं। तमिल सिनेमा के मार्केट को समझा और फिर 1996 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई। नाम था पुवे उन्नकारा और विजय का करियर 360 डिग्री पलट गया। फिल्म में उन्होंने एक मासूम प्रेमी का किरदार निभाया जो अपने प्यार के लिए त्याग करता है। ये दौर रोमांटिक फिल्मों पर था, दिल टूटे आशिकों का था, और उसी तरह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही थी। विजय ने भी उसी को साधा और ऐसा किरदार निभाया जो जनता के दिल में उतर गया। अब विजय सिर्फ डायरेक्टर ऐसे चंद्रशेखर के बेटे नहीं थे, उनकी पहचान भले सीमित लिखित बननी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने रोमांटिक फिल्मों का रास्ता एकदम चुन सा लिया। कारा लुक्कू, मर्यादै, थोल्लाधा, मनमुम फुल्लुम कुशी, इन फिल्मों में उन्हें लवर बॉय दिखाया गया। खासकर महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता से तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में वो तमिल सिनेमा के लिए भरोसेमंद चेहरा बन गए। लेकिन विजय यहाँ नहीं रुके। उन्हें पता था कि एक इमेज ज्यादा दिन नहीं चलती। उन्होंने खुद को फिर से बदला। 2003 में थिरुमलाई आई, लुक बदला, स्टाइल बदला, एटीट्यूड बदला और फिर 2004 में गिल्ली आई। इस फिल्म को देखने फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड धराशायी होने लगे। विजय लवर बॉय से मास हीरो में तब्दील हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक मसाला फिल्में की। थिरुपाची, शिवकाशी, पोकिरी, उनकी फिल्मों का एक ही फॉर्मूला था और जनता उसे नकारती नहीं थी, बल्कि पसंद करती थी, खूब पसंद करती थी। आलोचकों ने कहा कि वो रिस्क नहीं लेते, लेकिन विजय अब जानते थे कि जनता चाहती क्या है।
वो जनता की नब्ज पकड़ चुके थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लेकिन सफलता का सुमन हमेशा उदय नहीं रहता, उसका अस्त भी होता है। विजय का भी हुआ। 2007 से 2010 उनकी हर फिल्म फ्लॉप होती है। क्रिटिक्स इसे विजय का अवसान घोषित कर चुके थे। लेकिन तमाम आलोचनाओं मीडिया और क्रिटिक्स की उसके बावजूद उनको ध्वस्त करते हुए वो एक बार फिर से चमके। ये 2012 का साल था और पर्दे पर फिल्म थी थुप्पाकी। विजय के लिए इसे एक शिफ्ट के तौर पर देखा गया, क्योंकि अब वो ऐसे किरदार निभा रहे थे जो सत्ता पर बैठे नेताओं को चुनौती देते थे और एक जन नेता के तौर पर फिल्मों में उभरते थे। कत्ती फिल्म, जो उनकी सबसे ज्यादा प्रचलित फिल्मों में से एक है, उसमें उन्होंने किसानों की बात, मार्शल में टैक्स सिस्टम पर सवाल खड़े किए और सरकार में राजनीति का संदेश दिया। वो एक तरह से हिंट दे रहे थे कि मेरा भविष्य राजनेता का है और इन तमाम फिल्मों को आप उनके इमेज बिल्डिंग के तौर पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर लोग अब अभिनेता विजय को नहीं, राजनेता विजय को देखना पसंद करने लगे। कॉटन की शर्ट, नीचे नॉर्मल पैंट और चप्पल पहना शख्स जो फिल्मों में गरीबों का मसीहा बन रहा है। 2013 में उनकी फिल्म थलाइवा को रिलीज होने से रोक दिया गया। राज्य में तब AIADMK की सरकार थी और मुख्यमंत्री कुर्सी पर थी जयललिता। विजय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, फिल्म को रिलीज करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। वो अब लोगों के बीच सीधे तौर पर जुड़ना चाहते थे और उनके लिए मौका बना 2017 का जल्लीकट्टू आंदोलन। तमिलनाडु पोंगल पर बैल पकड़ने का खेल सदियों से चला आ रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रतिबंध लगा दिया था, ये कहते हुए कि इस खेल से लोगों की जान चली जाती है। लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे और उसमें उन्हें साथ मिला विजय का। ये पहली मर्तबा था जब असल जीवन में विजय किसी आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन जब आप कोर्ट सरकार के खिलाफ मुखर होते हैं तो आप उनकी नजरों में भी होते हैं। कार्रवाई भी होती है और उसकी पहली बानगी विजय ने 2020 में देखी। तमिलनाडु के नेवेली की लिग्नाइट खदानों में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तभी अचानक इनकम टैक्स विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची। अधिकारियों ने बिना किसी सूचना शूटिंग रुकवाई और विजय को पूछताछ के लिए ले गए। उन्हें चेन्नई लाया गया, जहां उनके घर पर भी छापा पड़ा। करीब 20 घंटे तक पूछताछ चली और मीडिया में ब्रेकिंग चलने लगी। क्या विजय ने टैक्स चोरी की है और क्या उनके घर से काला धन मिला है? विरोधियों को लगा कि इससे उनकी छवि को नुकसान होगा, लेकिन अगले ही दिन विजय ने एक अलग अंदाज में जवाब दिया। वो फिर से नेवेली पहुंचे, अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़े और हजारों फैंस के साथ एक सेल्फी ली। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। ये सत्ता को एक चुनौती भरा मैसेज था कि वो डरते नहीं हैं और जनता उनके साथ है। इसने साफ कर दिया था कि आज नहीं तो कल विजय राजनीति में आने वाले हैं। इसका बेस बनाने का काम हालांकि बहुत पहले शुरू हो गया था। विजय ने 2009 में ही ये काम शुरू कर दिया था। उनका फैन क्लब विजय मक्कर अय्यक्कम जो बना था और जो अब सिर्फ फैन क्लब नहीं रहा था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क बन चुका था। सामाजिक काम, लोगों की मदद और फिर 2021 में स्थानीय चुनाव में एंट्री। ये विजय का सॉफ्ट लॉन्च था, जहां उन्होंने अपनी ताकत को टेस्ट किया और जब उन्हें भरोसा हो गया कि जमीन पर उनके और उनकी राजनीति के लिए उनकी जमीन तैयार हो गई है, तब उन्होंने सबसे बड़ा दांव खेला। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वित्री कजगम यानी TVK लॉन्च की और साथ ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों से पूरी तरीके से संन्यास ले लेंगे। यह फैसला इसलिए बड़ा था क्योंकि रजनीकांत, कमल हसन, MG रामचंद्रन जैसे बड़े नामों ने राजनीति में आने के बाद भी एक्टिंग जारी रखी थी, लेकिन विजय ने साफ कर दिया कि वो आधे मन से नहीं बल्कि पूरी ताकत से राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, ध्यान 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर टिकाए रखा। इसी बीच उनके परिवार में भी विवाद हुआ। उनके पिता ने उनके ही नाम से ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कम नाम से एक पार्टी बनाई थी, जिसे विजय डिसॉल्व करना चाहते थे। इसको लेकर विजय और उनके पिता के बीच मतभेद भी हुए। विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी चुनावी गतिविधि या भीड़ जुटाने के लिए न किया जाए। 27 अक्टूबर 2024 विक्रमंडी में विजय की पहली बड़ी रैली थी। लाखों की भीड़ थलापति चीख रही थी। विजय फिल्मी स्टाइल में राजनीति में दाखिल हो चुके थे। सत्ता में बैठी DMK और विपक्ष AIADMK के बरक्स उन्होंने खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश किया। उन्होंने पेरियार, कामराज और अंबेडकर को अपनी प्रेरणा बताया, सामाजिक न्याय, समानता और क्षेत्रीय पहचान की बात की। लेकिन इसी सफर में एक हादसा भी हुआ। उनकी एक रैली में भगदड़ हुई और कई लोगों की जान चली गई। विजय उसी समय रैली से चले गए। उनके इस व्यवहार को लेकर खूब आलोचना हुई। 3 दिन बाद विजय मृतकों के घर वालों से मिलने गए। तब और आलोचना हुई कि 3 दिन बाद विजय मृतकों को देखने क्यों आए, 3 दिन तक वो आखिर थे कहां। लोग उन्हें भगोड़ा कहने लगे, लेकिन विजय पीछे नहीं हटे। उन्होंने जिम्मेदारी ली और पीड़ित परिवारों की मदद का ऐलान किया।
लेकिन राजनीति में रणनीति का अहम किरदार होता है और इसके लिए उन्होंने संपर्क किया प्रशांत किशोर से। प्रशांत उसमें बिहार में जनसुराज को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। प्रशांत ने कुछ सुझाव दिए और उसमें सबसे बड़ा सुझाव था कि विजय बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़े। विजय ने इसे स्वीकारा और खुद को कैंपेन में झोंक दिया। प्रशांत किशोर और विजय की दोस्ती और स्ट्रेटजी की एक अलग वीडियो हमने बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां देख लीजिएगा। बाकी उनका चुनाव सिंबल सीटी उनके गले की माला सा बन गया था। हर रैली, हर रोड शो अब सीटियों की आवाज से पटा मिलता। विजय को देखते ही लोग सीटी बजाने लगते और इसने तमिलनाडु में उनके चिन्ह को घर घर तक मजबूत कर दिया। हर व्यक्ति जान गया था कि सीटी माने विजय थलापति। और चुनावों में खासतौर वोटिंग के दिन ये जो सिंबल होता है वो कितना काम करता है, यह आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन, हर चीज में इसका इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा विजय होलोग्राम के जरिए एक साथ कई जगह दिखाई दिए। गांव में डिजिटल विजय यानी कि डिजिटल अवतार लेकर विजय भाषण देते दिखे। कोयम्बटूर में रोबोट लोगों का स्वागत करते दिखा। उनके जैसे देखने वाले लोग प्रचार करते दिखे। लोग फोटो खिंचवाते रहे। ये सब प्रचार नहीं था, ये लोगों से कनेक्शन करने का प्रयास था। उन्होंने बच्चों तक से अपील की कि जाओ अपने माता पिता को समझाओ कि वो टीवीके को वोट दे। ये कदम विवादों में आए, लेकिन विवाद तो राजनेताओं के साथ नत्थी रहा है, सो विजय के साथ भी रहा। लेकिन जब बारी मतदान की आई तो उनके समर्थकों ने एक ही ड्रेस पहने रखी थी, एक ही ड्रेस कोड फॉलो किया। हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता सफेद शर्ट और खाकी पैंट में नजर आने लगे, जो विजय की पहचान बन चुका था। पूरे चुनाव विजय सफेद शर्ट और खाकी रंग की पैंट में नजर आए। लोगों के साथ उनके कार्यकर्ता प्रेम से पेश आते थे। और जब 4 मई 2026 को तमिलनाडु विधानसभा का नतीजा आया तो 234 सीटों में से 107 सीटों पर विजय की पार्टी टीवीके का नाम था। तमिलनाडु की राजनीति जो दशकों से दो पार्टियों के बीच घूम रही थी, वहां एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इतिहास में ऐसा पहले हुआ है। एमजी रामचंद्रन और जयललिता जैसे नाम जिन्होंने सिनेमा से राजनीति तक का सफर तय किया, लेकिन विजय का रास्ता अलग है। वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आए। उन्होंने कोई लंबी ट्रेनिंग नहीं ली। उनका कनेक्शन सीधा जनता से। उनकी राजनीति भावनाओं पर टिकी है और यही उनकी ताकत भी है और चुनौती भी। उनकी सबसे बड़ी ताकत युवा है। तमिलनाडु में करोड़ों युवा वोटर हैं और उन्होंने बदलाव के लिए विजय को चुना है। उन्होंने वादे किए, आर्थिक मदद, मुफ्त सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। लेकिन असल परीक्षा अब शुरू होगी। आज विजय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भीड़ को वोट पर बदलने की चुनौती उन्होंने पार कर ली है, लेकिन जीत को सुशासन में बदलने की जंग उन्हें लड़नी है। दावे पर खरा उतरना है, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर सुपरस्टार सफल नेता नहीं बनता। शिवाजी गणेशन, चिरंजीवी, कमल हासन, रजनीकांत, सबके पास भीड़ थी, लेकिन सत्ता दूर रह गई। जयललिता और एमजी रामचंद्रन के बाद विजय को यह मौका मिला है कि वो तमिलनाडु की तस्वीर बदल सके, असल जीवन में थलापति बन सके। ये विजय की पूरी कहानी भी। आपको विजय की ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। आपने क्यों विजय की फिल्में देखी हैं और वो आपको कैसे लगते हैं, ये भी लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि विजय की कहानी बाकी लोगों तक पहुंच सके। इसलिए लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।